नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एक्वाटिक एनिमल जो डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो किस टाइप से सर्वाइव करते हैं, एंड इसी के बेस पर देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसमें हम डिफरेंट इंडिविजुअल में हैबिटेट के बेस पर देखेंगे कि उनमें किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट हेडिंग होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन एंडोपैरासाइट एनिमल। सेकंड हेडिंग होगा हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, एंड थर्ड हमारा हेडिंग होगा ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन वाटर एनिमल्स। एंड हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में देखेंगे किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है फिशेज में। एंड हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कंट्रोल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन को। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसे हम हिंदी में पराशरण निगमन भी कहते हैं। देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। समझने के लिए देखते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन द प्रॉपर रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट कंटेंट्स ऑफ the body is called as osmoregulation। बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु एंड सॉल्ट कंटेंट्स एंड कंसंट्रेशन की प्रॉपर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ही क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। आप इजीली इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी में प्रेजेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन को प्रॉपर रेगुलेट एंड मेंटेनेंस किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की नीड क्यों होती है इंडिविजुअल को, ये हम जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होती है। जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का जो क्वेश्चन है वो हमारे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देखेंगे। तो देखते हैं नंबर 1, डिफ्यूजन का मीन्स होता है विसरण या प्रसार। तो देखते हैं डिफ्यूजन के लिए गैस, लिक्विड तरल एंड सॉल्यूट वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाते हैं या सॉल्युबल किए जाते हैं। के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं जैसे लिक्विड एंड सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट करते हैं या फैलते हैं। एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। जब डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी किस में आता है, डिफ्यूजन में आता है। जैसे आप देखेंगे कि गैसेज के केस में कि जब हम एक रूम में अगरबत्ती या धूप बत्ती जला कर रखते हैं तो जो अगरबत्ती की स्मेल है वो पूरे रूम में क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। वो किसकी फॉर्म में होती है, गैसेज की फॉर्म में होती है। आप लिक्विड के फॉर्म में जब डिफ्यूजन देखेंगे तो एक बीकर लेंगे हम, उसमें हम इंक डाल देंगे या कोई कलर डाल देंगे, वो तब तक डिफ्यूज होगा या फैलेगा जब तक कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बराबर ना हो जाए। जहां पर हम डालेंगे, जैसे हमने कोई 2-3 ड्रॉप्स डाली तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी, तब तक ये फैलेगा या तब तक ये डिफ्यूज होगा जब तक कि ये पूरे बीकर में सेम कंसंट्रेशन का ना हो जाए। ये कंडीशन लिक्विड की फॉर्म में होगी। सॉल्यूट कोई ऐसा पदार्थ जो वाटर में सॉल्युबल किया जाए, जैसे सॉल्ट या शुगर। जैसे हम यहाँ पर शुगर डालेंगे वाटर में, सॉल्युबल होने के लिए, तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी,
ज़्यादा होगी और ये जब तक घुलेगा जब तक कि ये पूरी तरह से पूरे बीकर में सॉल्युबल ना हो जाए, और हम इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर परमेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, डिफ्यूजन इसी टाइप से होता है। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस को हम क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं। इसी से मिलकर बना है ऑस्मो रेगुलेशन, इसे हम क्या कहते हैं, पराशरण का निगमन। पराशरण हम देखेंगे कि किस टाइप का होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइल्यूट वाटर सॉल्वेंट अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट वाटर सॉल्वेंट की ओर एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्फ ही मूवमेंट करने लगता है तथा इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। जो डिफ्यूजन है उससे ऑस्मोसिस डिफरेंट होती है। कैसे? ये गैसेज, लिक्विड और सॉल्यूट के केस में होती है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर या लिक्विड के ही केस में होता है। जैसे आप समझेंगे कि जो डाइल्यूट वाटर है, हम 2 टाइप के वाटर या सॉल्वेंट को लेंगे जिसे हम सॉल्वेंट या विलायक भी कहते हैं। जैसे आप फर्स्ट केस में देखेंगे, एक हमारे पास यू शेप की एक टेस्ट ट्यूब है, इसके बीच में एक परमेबल मेम्ब्रेन है जिसे हम पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसके बीच में हम दोनों तरफ से क्या भरेंगे, वाटर भरेंगे। एक तरफ जो वाटर होगा वो लो कंसंट्रेशन का होगा, यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूट होगा या लो कंसंट्रेशन का होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, हाई कंसंट्रेटेड वाटर होगा और बीच में क्या होगी, परमेबल मेम्ब्रेन होगी। तो देखते हैं क्या होगा आगे। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट वाटर सॉल्वेंट की ओर एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्फ ही मूवमेंट करने लगता है। जो लो कंसंट्रेशन का वाटर होता है वो परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन वाटर की तरफ क्या करने लगेगा, सेल्फ ही मूवमेंट करने लगेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम है। जब हम बाद में देखते हैं, जब ये क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस हो जाती है, जिधर हायर कंसंट्रेटेड वाटर था उधर की साइड जो लोअर कंसंट्रेटेड वाला वाटर था वो क्या कर जाता है, सेल्फ ही मूव कर जाता है। और जब तक मूव करता है जब तक कि जो हायर कंसंट्रेशन वाला जो वाटर था वो लोअर कंसंट्रेशन के बराबर उसकी कंसंट्रेशन ना हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं या पराशरण कहते हैं। अब दूसरे केस में देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन है कि एक क्या है, डिस्क है, उसमें वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें हम क्या डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं। जो किशमिश क्या होती हैं, ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, सूखे हुए अंगूर होते हैं। जब हम कुछ समय के लिए उन्हें पानी में छोड़ देते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो किशमिश थी वो फूल गई हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किशमिश है उसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, और जबकि जो वाटर होता है वो कम कंसंट्रेशन होता है। इसलिए ऑस्मोसिस के लॉ के द्वारा जो वाटर होता है वो कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की सॉल्वेंट की तरफ क्या होता है, मूव होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस कंडीशन में जो ऑस्मोसिस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो ग्रिप्स के अंदर एंटर कर जाता है और जो ग्रिप्स हैं वो क्या है, फूल जाते हैं। और जब दूसरी कंडीशन और देखते हैं, जब हम ग्रिप्स को हायर कंसंट्रेटेड वाटर में लेते हैं तो ग्रिप्स के अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और उस टाइम पर वो कंडीशन कौन सी बनती है, एक्जो ऑस्मोसिस कंडीशन बनती है। आपको इससे समझ आ रहा होगा कि ऑस्मोसिस के बेस पर कि जो वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेल्फ ही मूव होने लगता है। इसी के बेस पर हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है एनिमल्स में। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उनकी बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट की प्रॉपर अमाउंट को मेंटेन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर जैसे स्वेट ग्लैंड है, किडनी है, लंग्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो वाटर एंड साइड के प्रॉपर अमाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्योंकि ना तो बॉडी में
वाटर की जो क्वांटिटी है वो अधिक हो, ना ही सॉल्ट की क्वांटिटी अधिक हो। अगर सॉल्ट की क्वांटिटी बॉडी में किसी भी इंडिविजुअल की अधिक हो जाती है तो उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है। आगे देखते हैं, सभी लिविंग एनिमल में वाटर एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सभी लिविंग जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो एसेंशियल संबंधित घटक या कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। वाटर एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट तथा एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें बॉडी में होने वाली सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड वेरियस सेलुलर रिएक्शन इंक्लूड की जाती हैं। आगे देखते हैं, एनिमल्स, प्लांट एंड अदर इंडिविजुअल सेल्स में उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करता है। प्लांट एंड एनिमल की जो सेल्स होती है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, कंटेन करता है या स्टोर करता है। ऑस्मोरेगुलेशन टर्म फर्स्टली 1902 में हॉवर ने कॉइन की थी। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन एक बार फिर से, द प्रॉपर रेगुलेशन maintenance of the water molecules and salt contents of the body is called as osmoregulation। अब हम देखेंगे आगे की एक्वाटिक एनिमल्स जो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके बेस पर उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उन्हें किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन होती है वो हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि एक्वाटिक एनिमल्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी के बेस पर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की एबिलिटी या योग्यता के बेस पर फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वो पार्ट हैं। नंबर 1 है आइसोटोनिक एनिमल्स, नंबर 2 है हाइपोटोनिक एनिमल्स एंड थर्ड है हाइपरटोनिक एनिमल्स, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं और किस टाइप के इन्वायरमेंट या वातावरण में रहते हैं। फोर्थ है हमारा स्टेनोहेलाइन एंड यूरोहेलाइन एनिमल्स, इनके बारे में देखेंगे। फिफ्थ है हमारा ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स एनिमल्स, इनके बारे में देखेंगे ये किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। सिक्स है हमारा वॉल्यूम कन्फर्मर एंड वॉल्यूम रेगुलेटर एनिमल्स, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 आइसोटोनिक एनिमल्स क्या होते हैं। यही हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं। नंबर 1 आइसोटोनिक एनिमल, आइसो मीन्स होता है सेम या एक जैसा, तो आप कह सकते हैं आइसोटोनिक एनिमल्स को ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का फ्लूइड या इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट या इनकी बॉडी की कंसंट्रेशन इनके आउटर सराउंडिंग मीडियम की फ्लूइड या इन्वायरमेंट या कंसंट्रेशन के बराबर होती है, यानी कि सेम होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम आइसोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे आप एक बार और समझ लीजिए, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का फ्लूइड एंड इनके सराउंडिंग मीडियम में जो एक्वाटिक रीजन है उसके फ्लूइड की कंसंट्रेशन एक जैसी होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं आइसोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। तो देखते हैं इन्हें, ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी फ्लूइड और ब्लड तथा डिफरेंट सेल्स के फ्लूइड का कंसंट्रेशन सेम हो, ऐसे एनिमल जिनकी एक ही बॉडी में बॉडी फ्लूइड एंड उनका ब्लड एंड डिफरेंट सेल्स की जो फ्लूइड होती है जैसे साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म उनका कंसंट्रेशन सेम हो, तब भी इन्हें क्या कहते हैं हम आइसोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, या बॉडी फ्लूइड या उनके सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन सेम हो तो उन्हें आइसोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी का फ्लूइड है एंड इनकी जो सराउंडिंग मीडियम में एक्वाटिक रीजन है जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर ईटीसी, उसका जो कंसंट्रेशन है वो इनकी बॉडी के फ्लूइड के कंसंट्रेशन के क्या हो, सेम हो, बराबर हो, तो इन्हें आइसोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। इन्हें ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि
इनकी बॉडी का और जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। और जो कंसंट्रेशन सेम होने के कारण ना ही इनमें डिफ्यूजन होता है ना ही ऑस्मोसिस होती है। फॉर एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट, जैसे किसी होस्ट या किसी एनिमल के अंदर एंडोपैरासाइट रहते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोरिका जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है और किसमें रहता है, आइसोटोनिक मीडियम में रहता है। उसे कभी भी ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब है हमारा सेकंड हाइपोटोनिक एनिमल्स। तो देखते हैं कि हाइपोटोनिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं, इसे हम हेडिंग बना लेते हैं। नंबर 2 हाइपोटोनिक एनिमल्स। हाइपो मीन्स होता है लेस या कम। देखेंगे ऐसे एनिमल जो लेस कंसंट्रेटेड सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। तो देखते हैं इसमें ऐसे एनिमल जो लोअर साइट कंसंट्रेशन में रहते हैं हाइपोटोनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि इनकी जो सराउंडिंग मीडियम एक्वाटिक रीजन होता है, जैसे फ्रेश वाटर पॉन्ड, उसमें ये रहते हैं और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उस वाटर की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। एंड इनकी बॉडी की कंसंट्रेशन उस वाटर से ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक एनिमल्स कहते हैं। इन्हें ब्लड के डाइल्यूशन तथा बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को कम करने की नीड होती है। जैसे फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, मोर कंसंट्रेटेड होती है। किससे, सराउंडिंग मीडियम से, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होगा, आइसोटोनिक कंडीशन नहीं होगी। इनका जो सराउंडिंग मीडियम होगा वो लो कंसंट्रेटेड होगा और इनकी जो बॉडी होगी वो हाई कंसंट्रेटेड होगी। अब यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन हो जाएगा अगर ये ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन या प्रोसेस को मेंटेन ना करें तो, क्योंकि इनकी बॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो वाटर होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। आगे देखते हैं, ये एंडो ऑस्मोसिस द्वारा बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। जब इनकी बॉडी का डाइल्यूशन करना होता है तो ये अपनी स्किन के द्वारा वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का मूवमेंट इनर साइड होता है एनिमल्स की एक परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर एनिमल्स, जैसे फ्रेश वाटर फिशेज में होता है। अब हम देखेंगे थर्ड हाइपरटोनिक एनिमल्स। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं, हाइपरटोनिक एनिमल्स। हाइपर मीन्स होता है मोर या अधिक। आप कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो मोर कंसंट्रेटेड सराउंडिंग मीडियम में या एक्वाटिक रीजन में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक एनिमल्स कहते हैं। तो देखते हैं, ऐसे एनिमल जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं हाइपोटोनिक एनिमल्स कहलाते हैं। हाई साल्ट कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है, मैराइन वाटर में होती है, जैसे समुद्र के पानी में होती है। आगे देखते हैं, इन्हें ऑस्मोरेगुलेशन की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये साल्ट कंसंट्रेटेड या मोर कंसंट्रेटेड वाटर में या मीडियम में या सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं। अगर ये ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा मॉलिक्यूल एंड साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन ना करें तो इनकी बॉडी है वो क्या हो जाती, सिंक हो जाएगी, क्योंकि इनकी बॉडी से जो वाटर है वो टोटल आउटर सराउंडिंग मीडियम कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा ऑस्मोसिस के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, वाटर मूवमेंट करता है। आगे देखते हैं, ये एनिमल बॉडी फ्लूइड की श्रिंकेज या एंजियोऑस्मोसिस द्वारा अपनी कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये साल्ट कंसंट्रेटेड या मोर कंसंट्रेटेड सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं और इन्हें अपनी बॉडी के जो कंसंट्रेशन है उसे बैलेंस करने के लिए एंजियोऑस्मोसिस में क्या होगा, इनकी बॉडी से जो वाटर है वो आउटसाइड क्या हो जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा, या इनकी बॉडी क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, जिससे इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है मैराइन वाटर एनिमल्स में ये होता है। आगे देखते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में वाटर इवापोरेशन द्वारा
लॉस होता है। जो स्थल या टेरेस्ट्रियल रीजन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें वाटर का किस टाइप से लॉस होता है, एवापोरेशन या बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ, स्टेनोहेलाइन एंड यूराइहेलाइन एनिमल्स, इनके बारे में देखेंगे, वो हम देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है फोर्थ, स्टेनोहेलाइन एनिमल्स एंड यूराइहेलाइन एनिमल्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हेलाइन एनिमल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे स्टेनोहेलाइन एनिमल क्या होते हैं एंड यूराइहेलाइन एनिमल्स क्या होते हैं। हेलाइन मीन्स होता है साल्ट, तो देखते हैं ये कौन से एनिमल्स होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें मीडियम की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अगेंस्ट या विपरीत टॉलरेंस पावर डेवलप हो जाए, हेलाइन एनिमल कहलाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो अपने सराउंडिंग मीडियम में जो प्रेजेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसके अगेंस्ट या विपरीत सहन शक्ति को क्या कर लेते हैं, डेवलप्ड कर लेते हैं, उन्हें हम हेलाइन एनिमल कहते हैं। आगे देखते हैं, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है, फोर्थ हेडिंग था हमारा यहाँ पर हम फर्स्ट करके लिखेंगे स्टेनोहेलाइन एनिमल्स। नंबर 2 होगा हमारा यूराइहेलाइन एनिमल्स, जिसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे स्टेनोहेलाइन एनिमल्स कौन से होते हैं। स्टेनो मीन्स होता है नैरो, नैरो मीन्स होता है आप कहेंगे स्मॉल, हेलाइन मीन्स होता है साल्ट। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जो नैरो रेंज सॉल्ट की या कंसंट्रेशन की नैरो रेंज को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं या उसे सहन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन एनिमल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, ये नैरो रेंजर टॉलरेट होते हैं, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन को स्मॉल क्वांटिटी पर क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं या उसे सहन कर सकते हैं। इनमें से वाटर की सैलिनिटी को नैरो रेंज या स्मॉल क्वांटिटी पर टॉलरेट सहन करने की कैपेसिटी क्षमता होती है। ऐसे एनिमल जो से वाटर की सैलिनिटी या कंसंट्रेशन को नैरो रेंज पर क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं या उनमें टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन एनिमल्स कहते हैं। इसके फॉर एग्जांपल में है गोल्ड फिश ईटीसी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड, यूराइहेलाइन एनिमल्स। यूराई मीन्स होता है बिड और बिड मीन्स होता है चौड़ा, आप कह सकते हैं लार्ज यहाँ पर। हेलाइन मीन्स होता है साल्ट। अब आप कह सकते हैं ऐसे एनिमल जो साल्ट की लार्ज क्वांटिटी को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूराइहेलाइन एनिमल कहते हैं। तो देखते हैं इसमें, ऐसे एनिमल जो सैलिनिटी की बिड रेंज को टॉलरेट या सहन करते हैं, यूराइहेलाइन एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल सैल्मन ईटीसी। यहाँ पर हमारा जो फोर्थ हेडिंग था वो कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फिफ्थ हेडिंग, ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स कौन से होते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे हम ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स कौन से होते हैं। देखते हैं सबसे पहले ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल कौन से होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर में बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन मीडियम के साथ जनरली चेंज हो जाती है। जो ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स होते हैं उनमें जो बॉडी फ्लूइड होता है और उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो मीडियम, जो आउटर सराउंडिंग मीडियम या एक्वाटिक रीजन है उसके कंसंट्रेशन के साथ जनरली क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे पॉन्ड की वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसमें रहने वाले जो ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का जो फ्लूइड है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगी उस आउटर मीडियम के साथ, उसकी कंसंट्रेशन के साथ। आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एनिमल ऐसे चेंजेस में एक लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं और इस टाइप से जब सराउंडिंग मीडियम में अगर चेंज भी आ रहे हैं तब भी इस टाइप के एनिमल्स लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं तथा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है स्टारफिश एंड जेलीफिश, जो अपनी सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन के साथ अपनी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इन्हें आप सकते हैं जैसे
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को आउटर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ऑस्मो कन्फर्मर हैं वो अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन को आउटर मीडियम की कंसंट्रेशन की तरह या उसके साथ ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। अब देखते हैं हम ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल्स, देखते हैं आगे। अतः ऑस्मो कन्फर्मर ऑस्मो रेगुलेटर्स को डेवलप करते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऑस्मोटिकली स्टेबल या इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें किसी भी टाइप की चेंजेस नहीं होते। अगर इनकी आउटर सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन में चेंज आता भी है तब भी इनकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन है वो स्टेबल रहती है। इन्हें आप बॉर्न ब्रीडेड एनिमल से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जांपल में फ्रेश वाटर फिशेज ज्यादातर। अब है हमारा 6 हेडिंग, वॉल्यूम कन्फर्मर एंड वॉल्यूम रेगुलेटर एनिमल्स। देखेंगे हम कि किस टाइप के होते हैं ये एनिमल्स। वॉल्यूम मीन्स होता है मात्रा या आप कह सकते हैं शेप। वॉल्यूम कन्फर्मर वे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी की वॉल्यूम या मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं सराउंडिंग मीडियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के वॉल्यूम को अपने सराउंडिंग मीडियम में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होने की कैपेसिटी कंटेन यानी कि धारण करते हैं, वॉल्यूम कन्फर्मर कहलाते हैं। एग्जांपल कैमल ईटीसी। कैमल ऊंट, जो ऊंट होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम कन्फर्मर होता है, क्योंकि जो ऊंट होते हैं वो डिजर्ट में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं। यहाँ पर पानी की ज़्यादा से ज़्यादा कमी होती है। जो कैमल होता है वो अपनी बॉडी के लगभग 40% वाटर को लॉस करता है और थिन हो जाता है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, इसका जो शेप है वो घट जाता है। और जैसे ही वाटर ड्रिंक करता है उसका जो वॉल्यूम है वो पहले जैसा हो जाता है। आगे देखते हैं हम वॉल्यूम रेगुलेटर एनिमल्स। वॉल्यूम रेगुलेटर अपने बॉडी वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। इनकी बॉडी का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होता है। एग्जांपल में ह्यूमन अपनी बॉडी का 20% वाटर लॉस करने के बाद क्या होता है, डेड हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पार्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल के हैबिटेट के बेस पर उनमें किस टाइप का ऑस्मो रेगुलेशन होता है, किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन की कंडीशन को फेस किया जाता है और डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल हैं वो किस टाइप के सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं, उसकी किस टाइप की कंसंट्रेशन होती है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को इंडिविजुअल की लिविंग हैबिटेट के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं, उनके बेस पर इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन इन एंडोपैरासाइट एनिमल। नंबर 2 है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। और नंबर 3 हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन वाटर एनिमल्स, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन इन एंडोपैरासाइट एनिमल। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एंडोपैरासाइट एनिमल, जिसमें हम देखेंगे कि जो एंडोपैरासाइट होते हैं अंतः परजीवी होते हैं जो अदर किसी एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं एंड उसे इफेक्टेड करते हैं, उनमें किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका जो सराउंडिंग मीडियम है वो किस टाइप का होता है। तो देखते हैं एंडोपैरासाइट की बॉडी फ्लूइड तथा साल्ट की कंसंट्रेशन इनकी सराउंडिंग मीडियम होस्ट के सिमिलर होती है। जो अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट होते हैं उनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है एंड साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो जिस एनिमल जिसे हम क्या कहते हैं होस्ट, उसकी सराउंडिंग मीडियम की क्या होती है, सिमिलर होती है। तो आगे देखते हैं इसीलिए एंडोपैरासाइट एक आइसोटोनिक मीडिया में रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है एंड साल्ट की कंसंट्रेशन है वो इनके होस्ट या अदर एनिमल या उसके अंदर जो सराउंडिंग मीडियम है उसके बराबर या सिमिलर होती है। और जो एंडोपैरासाइट एनिमल्स होते हैं वो आइसोटोनिक मीडिया में रहते हैं, ना ही इनमें डिफ्यूजन होता है और ना ही ऑस्मोसिस की कंडीशन होती है। अतः इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की कोई नीड नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स पैरासाइट। कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट होते हैं जो एंडोपैरासाइट की फॉर्म में अदर एनिमल की बॉडी में रहते हैं, जैसे सच एज एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। इनमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। एंटमीबा होता है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं और आइसोटोनिक मीडिया में रहते हैं। उनमें जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होती है, जैसे आपने पैरामीशियम में कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल देखे होंगे जो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रीजन पर होती हैं। इनका काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन करना होता है। बट यहाँ पर जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होती हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोटोनिक मीडियम होता है एंड ऑस्मोरेगुलेशन की कोई भी नीड नहीं होती। आगे देखते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में आइसोटोनिक मीडिया में रहता है और ह्यूमन को इफेक्टेड करता है, जिससे ह्यूमन के लिए पेचिस या दस्त जैसी डिजीज हो जाती हैं। आगे देखते हैं सेकंड हेडिंग, ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। ये हम हेडिंग बना लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल, जिसमें हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मोसिस की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, ये किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बाकी कंसंट्रेशन किस टाइप की होती है, आइसोटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होती है या हाइपरटोनिक होती है, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं, अर्थ का लगभग 75% पार्ट वाटर से कवर्ड होता है। ये हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का लगभग 75% पार्ट वाटर से कवर्ड है, जिसमें मोस्टली पार्ट ओशियन तथा इस एरिया का लगभग 1% पार्ट लेक तथा रिवर ऑक्युपाई करते हैं, जिसमें से मोस्टली पार्ट ओशियन महासागर से क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। एंड 75% में से 1% एरिया लेक एंड रिवर क्या करती हैं, ऑक्युपाई करती हैं, जिनमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, जबकि ओशियन एंड सी में क्या होता है, मैराइन वाटर होता है। हेंडरसन ने वाटर की फिजियोलॉजिकल तथा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को 1960 में डिस्क्राइब किया था, जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टीज। जबकि 1963 में लिविंगस्टोन वाटर के वेरियस टाइप तथा उनकी कंपोजिशन को फर्स्टली डिस्क्राइब किया था। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि, अब हम देखते हैं आगे कि क्या ऑब्जर्व किया। अब हम देखते हैं आगे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रेश वाटर से वाटर के कंपैरिजन में हाईली वेरिएबल होता है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, जबकि से वाटर या मैराइन वाटर में साल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए क्या होती है, वेरिएबल होते हैं, भिन्न होते हैं एक दूसरे से, फ्रेश वाटर एंड से वाटर या मैराइन वाटर, क्योंकि इनमें एक ग्रेट वेराइटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की घुलने की जो वेराइटी होती है वो लो सॉल्ट परसेंटेज के साथ कंटेंट होती है या होता है। जो सॉल्यूट फ्रेश वाटर में सॉल्युबल किया जाता है उसकी जो वेराइटी होती है वो लो साल्ट परसेंटेज के साथ क्या होती है, कंटेंट होती है, या लो साल्ट को क्या करती है, वो धारण करती है या बियर करती है, जो सॉल्यूट फ्रेश वाटर में मिलाया जाता है। लगभग ऑल टाइप ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल का बॉडी फ्लूइड अपने सराउंडिंग मीडियम के कंपैरिजन में मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। अब आप समझिए, ऑल टाइप के फ्रेश वाटर एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो अपने सराउंडिंग मीडियम की कंपैरिजन में क्या होती है, मोर कंसंट्रेटेड होती है। कंसंट्रेशन को कहते हैं हम हिंदी में सांद्रता। इनकी जो सांद्रता होती है या कंसंट्रेशन होती है वो अपने सराउंडिंग मीडियम की एक्वाटिक रीजन से क्या होती है, अधिक होती है। आप कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं, जबकि जो मीडियम होता है वो हाइपोटोनिक होता है। आगे देखते हैं, ये यूनिवर्सली हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं। जो एनिमल होते हैं उनके अंदर की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल एक हाइपोटोनिक मीडियम में रहते हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनका जो मीडियम होता है या सराउंडिंग मीडियम होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। उसकी जो कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, जबकि इनकी बॉडी की क्या होती है, अधिक होती है। तथा वाटर के ऑस्मोटिक इनफ्लो की
टेंडेंसी को डेवलप करते हैं। और इस टाइप के एनिमल्स में जो वाटर का इनफ्लो होता है वो इनर साइड होता है, या इनकी स्किन के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ये हाइपरटोनिक कंडीशन में होती है इनकी बॉडी का जो मीडियम होता है वो, जबकि ये हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या करते हैं, रहते हैं, या इनका हैबिटेट होता है। आगे देखते हैं, जब सराउंडिंग वाटर उनकी बॉडी में एंटर करता है तथा बॉडी सॉल्ट सराउंडिंग मीडियम में एक्सक्रीट होते हैं यूरिन की फॉर्म में, तो ये एनिमल एक आइसोटोनिक मीडियम को मेंटेन करते हैं। इनकी बॉडी में जो कंसंट्रेशन या साल्ट का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो उन्हें एक्सक्रीट या एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा आउटर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है एंड वाटर को स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और क्या बनती है, एक आइसोटोनिक मीडियम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिससे इनकी सर्वाइवलशिप की चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, जिससे उनके सर्वाइवलशिप की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड तथा अदर बॉडी फ्लूइड का डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन को हम कहते हैं तनु हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेश वाटर में इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट। आप जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट वे होते हैं, इन्हें अकशेरुकी कहते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड एंड जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हम उन्हें क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं, जिसमें हम हायर नॉन कॉर्डेट एंड लोअर नॉन कॉर्डेट को देखेंगे, उनमें किस टाइप से फ्रेश वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। तो देखते हैं, इनवर्टिब्रेट में लाइक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जैसी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंटामीबा एटीसी एंड सम स्पंज, जो स्पंज होते हैं पॉरीफेरा के मेंबर होते हैं, स्पंजिला जो क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है, जिसे हम वाथिंग स्पंज भी कहते हैं, में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हमने एंडोपैरासाइट में देखा था कि जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका था उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट थी, जबकि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोन्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि इन्हें ऑस्मोरेगुलेशन की क्या होती है, नीड होती है। जबकि हमने एंडोपैरासाइट में देखा था कि वहां पर प्रोटोजोन्स को ऑस्मोरेगुलेशन की नीड नहीं होती, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या थी, एब्सेंट थी। आगे देखते हैं, ये वैक्यूल मेराइन फॉर्म में जनरली एब्सेंट होती हैं। एंडोपैरासाइट में जिस टाइप से जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थी वो एब्सेंट थी, उसी टाइप से मेराइन फॉर्म या सी वाटर में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो आइसोटोनिक मीडियम में रहते हैं। वो हम आगे देखेंगे जब हम मेराइन वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन को देखेंगे। आगे देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि मेराइन फॉर्म में ये आइसोटोनिक मीडियम में रहते हैं जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो। आगे देखते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में बॉडी मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की लो परमेबिलिटी होती है। जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, लो परमेबिलिटी होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि स्पंज मल्टीसेलुलर होते हैं तो इनमें बॉडी मेम्ब्रेन क्या होती है, लो परमेबिलिटी होती है, या उनमें सेमी परमेबिलिटी होती है, जिसके द्वारा वाटर एक साइड से दूसरी साइड क्या करता है, मूवमेंट करता है, जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। जो इसकी लो परमेबिलिटी होती है बॉडी मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन की, उसके द्वारा सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मेंटेन किया जाता है। आगे देखते हैं, हेलमिंथेस, एनालिड्स एंड मोलस्कन एंड क्रस्टेशियन में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने की मेन एजेंसी होते हैं। जैसे हेलमिंथेस में क्या होते हैं, कैसे हैबिटेटा पढ़ा होगा आपने, ये क्या होता है, फ्लैट एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लैट हेलमिंथेस में इंक्लूड किया जाता है। एनालिड्स वे होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, रिंग्स की फॉर्म में होती है, जैसे नीरीज एंड अर्थवॉर्म आपने देखा होगा। एंड मोलस्कन वे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उन्हें किस में इंक्लूड किया जाता है, मोलस्कन में इंक्लूड किया जाता है। क्रस्टेशियन में ऑर्थोपोड के मेंबर को इंक्लूड करते हैं। ऑर्थोपोड वे मेंबर होते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने की क्या होती है, इनमें मेन एजेंसी होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनकी नेफ्रेलिया पाए जाते हैं, जो हायर
नॉन कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनमें। आगे देखते हैं जो हाइपोटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है, लो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स वे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हम देखेंगे फिशेज देखेंगे एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स के बारे में हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन होता है। तो देखते हैं बॉडी फिशिंग, इलास्टोम ब्रांचेस, वर्टिब्रेट्स ऑस्मोरेगुलेशन की एक्सीलेंट एग्जांपल हैं। बॉडी फिशिंग बेफिशेज होती है जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, जबकि इलास्टोम ब्रांचेस बेफिशेज होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए इन्हें कार्टिलेजियस फिशेज भी कहते हैं। और ये वर्टिब्रेट ऑस्मोरेगुलेशन क्या क्या है, एक्सीलेंट एग्जांपल हैं। आगे देखते हैं इलास्टोम ब्रांच से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर जो कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं जैसे शार्क फिशेज होती हैं वो से में पाई जाती हैं, लेकिन इलास्टोम ब्रांच का ट्रेस अमाउंट लेक तथा रिवर में या आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे पेट्रोमाइजो ये क्या होती है, साइक्लोटॉन्स होते हैं, एंड अमेजोन रे इनका एक्सीलेंट एग्जांपल है। अमेजोन रे अमेजोन रिवर में पाई जाती है। इनमें फ्रेश वाटर में सर्वाइवलशिप के लिए वेल डेवलप्ड अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जो इलास्टोम ब्रांचेस फिशेज होती हैं उनमें फ्रेश वाटर में रहने के लिए जो पेट्रोमाइजोन होते हुए क्या होती है, माइग्रेटरी फिशेज भी होती है, जिनमें वेल डेवलप्ड क्या होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं कि ये फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर सकें। आगे देखते हैं इनका ब्लड लो कंसंट्रेशन का होता है। जो इलास्टोम ब्रांचेस होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो लो कंसंट्रेशन का होता है, या आप कह सकते हैं हाइपोटोनिक होता है फ्रेश वाटर में, जबकि जो इलास्टोम ब्रांचेस फिशेज मैराइन वाटर में होती हैं तो इनके ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, एंड मैराइन वाटर में ये फिशेज आइसोटोनिक मीडियम में रहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। इनका ऑस्मोटिक प्रोडक्ट ऑफ यूरिन भी लो कंसंट्रेशन का होता है, क्योंकि इनका जो ब्लड है वो भी क्या होता है, लो कंसंट्रेशन का होता है, तो बनने वाला जो यूरिन होता है वो भी लो कंसंट्रेशन का होता है तथा लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और उसका जो अमाउंट होता है प्रोड्यूस होने का वो भी कम होता है। जबकि फ्रेश वाटर बॉडी फिशेज में ब्लड हायर कंसंट्रेशन का होता है, जबकि जो बॉडी फिशेज होती हैं और फ्रेश वाटर में रहती है उनका जो ब्लड होता है वो हाइपरटोनिक कंडीशन का होता है, या आप कह सकते हैं हाइपरटोनिक ब्लड होता है। उसकी जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, हाई होती है या मोर होती है। जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल से साल्ट एब्जॉर्प्शन, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन द्वारा आइसोटोनिक मीडियम को प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं इन फिशेज में वेरी एफिशिएंट किडनी होती हैं, जैसे आपने किडनी वाले या एक्सक्रीशन के जिस पार्ट में आपने पढ़ा है कि किस टाइप की किडनी पाई जाती हैं, हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराया है एक्सक्रीशन, जिसमें हमने डिफरेंट किडनी के बारे में देखा था फिशेज की। आगे देखते हैं जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई पाई जाती हैं। जब नेफ्रॉन को देखते हैं हम तो नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलाई होता है, वहां पर ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। इनकी यूरिन हाइपो ऑस्मोटिक तथा डाइल्यूट होती है, जो एक्सेस वाटर के साथ एलिमिनेट होती है। इनकी जो यूरिन होती है वो हाइपो ऑस्मोटिक होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है इनकी यूरिन की वो कम होती है, एंड डाइल्यूट होती है, तनु होती है, जो एक्सेस या अधिक वाटर के साथ एलिमिनेट दूर कर दी जाती है। अब हम देखेंगे एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल और बर्ड और मैमल्स में जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, वो देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे एम्फीबियन के केस में जो फ्रेश वाटर में रहते हैं कि उनमें किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल एंड साल्ट कंटेंट या कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो देखते हैं फ्रॉग तथा सैलमोंडर में फ्रेश वाटर के लिए जनरली रेस्ट्रिक्शन पाया जाता है या प्रतिबाधा पाई जाती है। आगे देखते हैं जब ये एनिमल वाटर में होते हैं तो वाटर का ऑस्मोटिक इनफ्लो होने लगता है, इनकी बॉडी में वाटर का क्या होने लगता है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट का अधिक अमाउंट, एक्सेस या मोर अमाउंट किडनी तथा स्किन द्वारा रिमूव होता है। जब इनकी बॉडी से
सॉल्ट को बाहर या आउटसाइड रिमूव करना होता है तो किडनी एंड स्किन के द्वारा रिमूव किया जाता है। यदि सॉल्ट का लॉस मच अमाउंट में हो जाए, जो इनकी बॉडी में सॉल्ट है उनका लॉस अधिक अमाउंट में हो जाए तो ये अपनी डाइट तथा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन द्वारा इस लॉस को पूरा करते हैं। जब इनकी बॉडी से सॉल्ट का एक्सटर्नली किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो कभी कभी लॉस मच अमाउंट या अधिक अमाउंट में हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए अपनी डाइट एंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन द्वारा इस लॉस को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्किन द्वारा होती है एम्फीबियंस में। अब हम देखते हैं आगे। ऑल्दो फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स में ब्लड का कंपोजिशन बोनी फिशेज के लगभग सिमिलर होता है। जिस टाइप से बोनी फिशेज के ब्लड का कंसंट्रेशन होता है उसी टाइप से जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे स्नेक जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एंड क्रोकोडाइल्स, टर्टोइल और लिजार्ड, उनके ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो बोनी फिशेज के लगभग सिमिलर होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में वाटर का ऑस्मोटिक इन्फ्लो हाईली परमेबल तथा आर्मर्ड स्किन द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे आर्मर्ड स्किन किसमें होती है, टर्टाइल में होती है। आगे देखते हैं बर्ड्स तथा मैमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन की सेम प्रोसेस होती है। जो बर्ड फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड जो मैमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो सेम होती है। ये दोनों हाइपोटोनिक मीडियम में रहते हैं। जो फ्रेश वाटर होता है क्या होता है, हाइपोटोनिक मीडियम होता है, क्योंकि वहां की जो कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। इनकी इंटेगुमेंट, इनकी जो स्किन होती है वो इम्परमेबल होती है, उसके द्वारा वाटर का मूवमेंट आउटसाइड इनफ्लो नहीं होता। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे किडनी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तथा बॉडी में वाटर तथा सॉल्ट के बीच इक्वल मीडियम मेंटेन करते हैं। जब इनकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो किडनी के द्वारा उसे आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है, जिससे इनकी बॉडी क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है। अब हम देखेंगे अपना मेन हेडिंग थर्ड, ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन वाटर एनिमल्स। अभी हमने देखा फ्रेश वाटर एनिमल्स, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स थे उनमें किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि जो से वाटर या मैराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है एंड इनकी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल एंड साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो देखते हैं हम उसी की तरह देखेंगे जैसे हमने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में देखा, इसमें भी इस टाइप से ही देखेंगे। तो देखते हैं मैराइन वाटर अर्थ सरफेस का लगभग 71% पार्ट कवर करता है, जिसमें ओशियन और जो मैराइन बॉडीज हैं वो आती हैं। ये सभी एनिमल ग्रुप्स को लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है। जो मैराइन वाटर होता है वो सभी एनिमल ग्रुप्स जैसे इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उन्हें रहने के लिए लार्ज हैबिटाट या लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है। ये एनिमल 3.5% सैलिनिटी में रहते हैं। जो मैराइन वाटर की सैलिनिटी होती है वो 3.5% होती है। मैराइन एनिमल मोस्टली हाइपरटोनिक मीडियम में रहते हैं। हाइपरटोनिक मीडियम वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक होती है, जहां पर वाटर लॉस की प्रॉब्लम बहुत अधिक फेस करने के लिए सेवरल डिवाइस डेवलप हो जाती हैं। जब हाइपरटोनिक मीडियम होता है तो वहां पर वाटर लॉस की कंडीशन बनी रहती है, उसके लिए सेवरल डिवाइस इन एनिमल्स में क्या होती है, डेवलप हो जाती हैं, जो वाटर लॉस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करती हैं। इनका डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग है, वो हम देखेंगे आगे किस टाइप की डिवाइस होती है, किस टाइप से इनमें ऑस्मो रेगुलेशन या वाटर लॉस की प्रॉब्लम को क्या कहता है, सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट, जैसे हमने फ्रेश वाटर में देखा। तो देखते हैं मोस्टली मैराइन इनवर्टिब्रेट में उनके बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनके सराउंडिंग मीडियम या सी वाटर या मैराइन वाटर के बराबर होती है, अतः ये आइसोटोनिक होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट मैराइन वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है उनकी सराउंडिंग मीडियम या सी वाटर या मैराइन वाटर के इक्वल होती है, अतः ये आइसोटोनिक होते हैं। अब आगे देखते हैं
मैराइन स्पंज जो पॉलीफेरा के मेंबर होते हैं और मैराइन फॉर्म में रहते हैं। जेलीफिशेज ईटीसी अप्रोक्सीमेटली आइसोऑस्मेटिक होती हैं। सर्टेन पॉलीकीट्स तथा क्रस्टेशियन अपने ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन में एक्टिवली चेंज करने के लिए ग्रेटली रेसिस्ट होते हैं। ऐसे एनिमल जो अपनी ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन में एक्टिवली चेंज कर ले उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। ये क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। पॉलीकीट्स एंड क्रस्टेशियन। क्रैब प्योर से वाटर में सैलिनिटी की रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल जो बिड रेंजर या कंसंट्रेशन की या साल्ट की बिड रेंज को क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, यूराई हेलाइन एनिमल कहते हैं। मोलस्क सच एज एप्लीसिया तथा माइटिलस में सेम ऑस्मेटिक टॉक्सिसिटी को एक्सटर्नल मीडियम की तरह मेंटेन किया जाता है, जो मेजर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को इलिमिनेट करता है, जिससे एनिमल में ऑस्मेटिक प्रॉब्लम रिमूव होती हैं। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ वर्टिब्रेट में कि किस टाइप से उसमें ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, वो हम देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें हम देखेंगे कि जो वर्टिब्रेट मैराइन वाटर में रहते हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल एंड साल्ट की कंसंट्रेशन या वाटर लॉस की जो प्रॉब्लम होती है उसे किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं मैराइन वर्टिब्रेट सच एज मिक्सिंग जो क्या होती है, साइटोटॉम्स होती हैं। इलास्टिक ब्रांचेस जो कार्टिलेजियस फिशेज होती हैं। ईटीसी में बॉडी फ्लूइड, इनकी जो बॉडी का फ्लूइड होता है सराउंडिंग मीडियम की तरह साल्टी होता है। जैसे सराउंडिंग मीडियम या मैराइन वाटर साल्टी होता है या कंसंट्रेटेड होता है, इनकी जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो भी सेम होता है, जो इन्हें आइसोटोनिक मीडिया प्रोवाइड कराता है। बॉडी का एंड सराउंडिंग मीडियम का फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम होने के कारण इन्हें आइसोटोनिक मीडिया प्रोवाइड होती है, जिससे इन्हें ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन की कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें ऑस्मोसिस द्वारा वाटर लॉस करने की कोई नीड नहीं होती इलास्मो ब्रांचिस फिशेज या कार्टिलेजियस फिशेज में। आगे देखते हैं वॉनी फिशेज में। वॉनी फिशेज में बॉडी फ्लूइड सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक होता है, जबकि इनका सराउंडिंग मीडियम में सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, जबकि ये क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, लेस कंसंट्रेटेड होते हैं। जो बॉनी फिशेज होती है उनकी बॉडी का फ्लूइड, इनमें वाटर लॉस की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो कम कंसंट्रेटेड होता है और ऑस्मोसिस लॉ के द्वारा जो वाटर होता है वो कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, सेल्फी मूवमेंट करता है। यदि इनमें वाटर एंड सॉल्ट के बीच इक्वल मेंटेन ना किया जाए तो इनकी सेल डेड हो जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी का जो वाटर है वो आउटसाइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा या मूवमेंट कर जाएगा, जिससे इनकी बॉडी या सेल्स क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी और इनकी डेड हो जाएगी। बॉडी फिशेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल ग्लैंड पाई जाती हैं, जिन्हें क्लोराइड सेल कहते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट होती हैं, गिल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये गिल्स में प्रेजेंट होती हैं तथा क्लोराइड सिक्रेशन के साथ साथ ट्राइमिथाइल ऑक्साइड सिक्रेट करती हैं, जो एक्सिड यानी कि अधिक सॉल्ट रिडक्शन या रीनल कार्पल से सॉल्ट लॉस को प्रोड्यूस करती हैं। इनमें पुअरली डेवलप ग्लूमेरुलाई पाई जाती हैं। ग्लूमेरुलाई नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट होते हैं, जहां पर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इनके नेफ्रॉन से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यूरिन के थ्रू वाटर को मिनिमम स्केल पर इल्यूमिनेट करती हैं। इनके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू वाटर को मिनिमम या न्यूनतम पैमाने पर दूर करती हैं या इल्यूमिनेट करती हैं। इनके यूरिन इसीलिए मोर कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि ये साल्ट वाटर या मैराइन वाटर या सी वाटर को क्या करती हैं, इनटेक करते हैं या ड्रिंक करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल गट वाइल में डिफ्यूज हो जाते हैं। जब ये वाटर को इनटेक करती हैं तो जो वाटर होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गट में या
एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जबकि एक्सेस साल्ट और जो साल्ट होते हैं वो बॉडी से गिल्स एंड सॉल्ट और क्लोराइड सिक्रेशन सेल्स द्वारा बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर दिए जाते हैं जब ये वाटर को इंटेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो बर्ड सी में रहती हैं उनमें किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन होता है। कुछ से बर्ड सी में रहती हैं ये जो मैराइन एनिमल्स पर फीडिंग करती हैं। कुछ ऐसी बर्ड होती हैं जो सी में रहती हैं और सी में रहने वाले एनिमल्स जैसे फिशेज, इंसेक्ट पर क्या करती हैं, फीडिंग करती हैं, जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वे भी कंसंट्रेटेड वाटर में रहते हैं। ये बर्ड ऑकेशनली से वाटर को ड्रिंक करते हैं। ऑकेशनली कभी कभी से वाटर को भी क्या करती हैं, ड्रिंक कर जाती हैं जो बर्ड से में रहती हैं। इसीलिए इनके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि से वाटर में क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट होते हैं, जिससे जो से बर्ड है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है और ऑस्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। इसीलिए ये अपनी बॉडी से ऑस्मोटिक लॉस ऑफ वाटर को साल्ट इन्फ्लिक्स द्वारा सॉल्व करते हैं। और जो बर्ड होती हैं वो ऑस्मोटिक लॉस ऑफ वाटर के साथ सॉल्ट प्रभाव को सॉल्व करती हैं अपनी बॉडी से, जब उनकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है। इसी टाइप से मैराइन रेप्टाइल सच एज टाइटाइल कछुए होते हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजार्ड ईटीसी अपनी सराउंडिंग की कंपैरिजन में हाइपोटोनिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। इनकी बॉडी की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है इनकी सराउंडिंग मीडियम से। इनकी किडनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफिशिएंट होती है। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी जो किडनी होती है उसके द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन को या साल्ट कंसंट्रेशन को क्या कहता है, सॉल्व किया जाता है। इनके अलावा मैराइन बर्ड्स तथा रेप्टाइल में स्पेशलाइज्ड साल्ट ग्लैंड पाई जाती हैं। कुछ ऐसी मैराइन बर्ड्स होती हैं या रेप्टाइल्स होती हैं जिनमें कुछ ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो साल्ट को क्या कर देती हैं, डाइल्यूट कर देती हैं, जो से बर्ड में हेड पर आई के जस्ट नियर प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, साल्ट ग्लैंड कहते हैं, जो साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करती है, डाइल्यूट कर देती हैं। आगे देखते हैं जो डिसाल्टिंग के लिए कैपेबल होती हैं, जो ग्लैंड होती हैं वो। अब हम देखते हैं मैमल्स में जो मैराइन फॉर्म में रहते हैं। मैराइन मैमल्स सच एज व्हेल ईटीसी में वाटर लॉस इवापोरेशन द्वारा होता है। जो मैराइन फॉर्म में रहने वाले मैमल्स होते हैं जैसे व्हेल के होते हैं, मैमल्स होती है, जिसमें जो वाटर लॉस होता है वो इवापोरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाटर की कमी को पूरा करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 एंड H2O या वाटर एंड एनर्जी के होते रिलीज होती है। इनकी फीमेल में मिल्क द्वारा एडिशनल वाटर लॉस होता है और जो व्हेल की फीमेल्स होती हैं उनमें मिल्क द्वारा भी एडिशनल वाटर लॉस होता है। इनमें मेमेलियन ग्लैंड पाई जाती हैं, क्या होते हैं, मेमल्स होते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूरिन से कंजर्वेशन होता है। यूरिन में वाटर होता है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है या कंजर्व कर लिया जाता है। और यहाँ पर हमारा ये हेडिंग है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, वो हम देखते हैं आगे। अब हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो देखेंगे किस टाइप से मैकेनिज्म होती है ऑस्मोरेगुलेशन की। हम मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर टीरोस्ट में देखेंगे किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है। तो देखते हैं फ्रेश वाटर टीरोस्ट हाइपोटोनिक मीडियम में रहती हैं। जो फ्रेश वाटर टीरोस्ट होते हैं, टीरोस्ट वे फिशेज होती हैं जिनके टिप पर क्या होता है, माउथ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम टीरोस्ट कहते हैं। और ये कहाँ पर रहती हैं, हाइपोटोनिक मीडियम में रहती हैं। हाइपोटोनिक वह मीडियम होता है जहाँ पर साल्ट की कम कंसंट्रेशन होती है। जो बॉडी फ्लूइड की हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए सॉल्ट की मोर क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करती हैं। जो फ्रेश वाटर टीरोस्ट होती हैं हाइपोटोनिक मीडियम में रहती हैं एंड इनकी जो बॉडी फ्लूइड होती है वो हाइपरटोनिक होती है, मोर कंसंट्रेटेड होती है एंड इस कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ये मोर क्वांटिटी में साल्ट को क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं या उत्सर्जित करती हैं।
सराउंडिंग मीडियम से Na आयन, क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन सॉल्ट गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। जो फ्रेश वाटर टी रोस्ट होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू सॉल्ट जैसे Na आयन, क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है या अवशोषित किया जाता है। और इनकी स्किन के द्वारा जो फ्रेश वाटर टी रोस्ट होती हैं उनकी स्किन के द्वारा वाटर को भी क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड सॉल्ट को स्किन के द्वारा आउटसाइड रिमूव कर दिया जाता है फ्रेश वाटर टी रोस्ट में। आगे देखते हैं, ये अपनी किडनी से लो साल्ट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं और जो फ्रेश वाटर टी रोस्ट होती हैं वो अपनी किडनी से लो कंसंट्रेटेड यूरिन को उत्सर्जित करती हैं या एक्सक्रीट करती हैं। ये वाटर जनरली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करती हैं और जो फ्रेश वाटर टी रोस्ट होती हैं वो H2O को अपनी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं या अवशोषित करती हैं। इनकी जो यूरिन होती है वो हाइपोटोनिक होती है, लेस कंसंट्रेटेड होती है। अब हम देखते हैं मेराइन वाटर टी रोस्ट में किस टाइप से ऑस्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है। जबकि मेराइन वाटर टी रोस्ट मेराइन इनवर्टिब्रेट पर फीडिंग करती हैं और जो मेराइन वाटर में रहने वाली टी रोस्ट फिशेज होती हैं वो मेराइन इनवर्टिब्रेट पर फीडिंग करती हैं एंड मोर कंसंट्रेटेड वाटर में रहती हैं या मेराइन वाटर में रहती हैं, जिससे इनके बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेराइन वाटर के इक्वल हो जाता है। ये फिशेज रेगुलरली से वाटर को ड्रिंक करती हैं या इनटेक करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं H2O और सॉल्ट को एक साथ क्या कर लेती है, इनटेक कर लेती हैं और इनकी जो गिल्स है वो सॉल्ट को क्या कर देते हैं, आउटसाइड रिलीज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं मेराइन वाटर टी रोस्ट में। जबकि हमने फ्रेश वाटर टी रोस्ट में देखा कि जो फिशेज के गिल्स थे वो सॉल्ट को क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। और यहाँ पर जो मेराइन वाटर टी रोस्ट है उसके जो गिल्स हैं वो सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और जो मेराइन वाटर टी रोस्ट है या फिशेज है उसकी स्किन H2O या जो वाटर है उसे भी क्या कर रही है, अपनी बॉडी से रिमूव कर रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस कहेंगे। अब देखते हैं आगे, इनकी किडनी सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को इक्वल करने के लिए साल्टी यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। इनकी जो किडनी होती हैं वो मोर कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक यूरिन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इनका जो यूरिन होता है मेराइन वाटर टी रोस्ट या फिशेज का वो कैसा होता है, मोर साल्टी होता है या मोर कंसंट्रेटेड होता है। और यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन वो कंप्लीट होता है। ये डायग्राम है, डायग्राम शोइंग ऑस्मोरेगुलेशन इन मेराइन वाटर टी रोस्ट और ये है फ्रेश वाटर टी रोस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रोल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो देखेंगे हम कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ऑस्मोरेगुलेशन किस टाइप से कंट्रोल किया जाता है। तो देखते हैं 1947 में लेबर एंड बिल्स ने ऑस्मोरेगुलेशन पर स्टडी की। इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड वाटर सॉल्ट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेबर एंड बिल्स ने ऑस्मोरेगुलेशन पर की स्टडी की और उन्हें ये बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करती हैं जो सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट एंड वॉर्न एंड हाउस ने 1962 से 1963 में ये बताया कि ऑस्मोरेगुलेशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, एंड पोस्ट पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स मेजर रोल प्ले करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के टाइम पर सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने में। और यहाँ पर हमारा जो कंट्रोल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन का हेडिंग है वो भी कंप्लीट होता है और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।